हेलो एवरीवन। सो ये हम लोगों का सेकंड कह सकते हो सेकंड पार्ट है हमारा नेशनल करंट अफेयर का। नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली जो भी स्कीम्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं वो आप इसमें देख सकते हो। देखो, इससे पहले ना मैंने एक ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, प्रोविडेंट फंड वाला। तो वहाँ पे ना मैंने एक दो वीडियोज़ डाली थी, लगभग 1 घंटे की वीडियोज़ होंगी, दो एक घंटे की। उसमें मैंने ना बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स, सोशल सेक्टर स्कीम एज वेल एज इकोनॉमी बेस्ड स्कीम्स को कराया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें कराया हुआ है। तो जैसे होता है ना, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, टिंकरिंग लैब्स हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जल जीवन मिशन हो गया, फिर जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारे मिशन जो कोर मिशन होते हैं, जो ट्रेडिशनली टिपिकली पूछा जाता है हमेशा बीच बीच में, वो मैंने उसमें डाला था, मनरेगा स्कीम एंड ऑल। तो उसको ना आप एक बार जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई होगी, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा, लेकिन एक बार उसको जरूर सुन के जाना, उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। आज स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव में। सबसे पहले सुभद्र स्कीम के बारे में बात करेंगे। सुभद्रा कहिए, सुभद्रा स्कीम की बात करें तो ये लिंक्ड है आपको ओडिशा से लिंक्ड है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ओडिशा की बात करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। दो चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर, एक तो ट्राइब्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दूसरी चीज़ है यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो आपको पता होगा, ऑलिव रिडल टर्टल के बारे में पता होगा। भितरकनिका नेशनल पार्क में ये पाई जाती हैं, ब्रीडिंग करने के लिए आती हैं, ठीक है। उसके आसपास में गहीरमथा नेशनल सेंचुरी भी है। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो दो ट्राइब्स हैं उड़ीसा में। अगर हम लोग बात करें तो दो ट्राइब्स हैं, एक तो आपको जोंगा ट्राइब्स है, एक है आपको पूरी भुइयाँ ट्राइब्स। याद रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। ये दोनों काफ़ी न्यूज़ में था और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों जो है लोकल ट्राइब्स हैं, तो ये लोकल ट्राइब्स आपको ध्यान रखने चाहिए। उड़ीसा की बात कर ले, उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस है, ठीक है। महानदी वहीं आपको देखने को मिलेंगी। और आप मुझे बताइएगा कौन सा डैम है वहाँ पे। इंडिया का लार्जेस्ट अर्थन डैम है। अर्थन डैम कहने का मतलब यही हुआ कि वो अर्थ या फिर मिट्टी से बनी हुई बहुत सारे जो उसमें कंपोनेंट्स हैं वो मिट्टी का यूज़ किया गया है। तो लार्जेस्ट अर्थन डैम है, और वो डैम का नाम बताइएगा, ठीक है। अब चलिए सौभाग्य स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है इस स्कीम को। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप कहने का मतलब हुआ कि ये जो स्कीम है इसको इनिशिएट यहीं से किया गया, और ये एक तरीके से ट्रायल की तरह यूज किया जाएगा, और आगे जो भी स्कीम्स आएंगे उसको या फिर इसके ही बेसिस पे जगह जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे अगर हम लोग जल जीवन मिशन की बात करें तो ये बिहार में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मनरेगा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लॉन्च किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी, इसको टेम्पल सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे आपको लिंगराज टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये किया गया सितंबर 17, 2024 को, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो अगर हम लोग इस स्कीम की बात करें तो ये लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम होगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन को सेंटर करेगा ये स्कीम। और इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो स्कीम है वो टोटल एज ए होल लगभग 1 करोड़ वुमेन को 1 करोड़ वुमेन को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। 1 करोड़ वुमेन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली इसमें यही है कि जो सुभद्रा स्कीम है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई है, और ये एम्पावर करेगी वुमेन को, खासकर स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो उनको इश्योर करेगा कि किस तरीके से वो खुद पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को गेन कर पाए और उनका ओवरऑल वेलबींग हो पाए, ठीक है। प्रधानमंत्री ने इसको इनिशिएट किया है, और जो फंड ट्रांसफर हुआ है बैंक अकाउंट में वो अभी 10 लाख से ज़्यादा वुमेन को किया गया था उनके प्रेजेंस में। पीएम मोदी ने इसके साथ साथ, मतलब जो सुभद्रा स्कीम है उसके साथ साथ फाउंडेशन स्टोन्स भी रखा है, जिसमें दो चीज़ें खासकर प्रोमिनेंट थी। नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट्स, जिसकी जो वर्थ थी वो लगभग 2800 करोड़ रुपए थी, और साथ साथ में ही नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 1000 करोड़ का ओडिशा में रखा गया है। अगर हम लोग बात करें सुभद्रा स्कीम की तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। देखो, ऐसा है क्या कि सारे वुमेन को मिल जाएगा? नहीं, 1 करोड़ मैक्सिमम वुमेन को मिल सकता है। तो फिर इतना तो होगा कि जो स्कीम्स होगा कुछ लिमिटेड डायस्पोरा में ही जाएगा, कुछ लिमिटेड सेगमेंट्स में ही जाएगा। अगर उस सेगमेंट्स की बात करें तो वुमेन की एज होनी चाहिए 21 से लेकर 60 साल, जो कि ठीक है, अच्छी है। सी मस्ट बी नेटिव ऑफ ओडिशा, नेटिव होनी चाहिए वो ओडिशा की, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक इनकम क्राइटेरिया को रखा गया है, जिसमें कुछ एक्सक्लूजन्स किए गए हैं। जैसे वुमेन जो होंगी, जो वेल्दी फैमिली से होंगी, जो जिनके पास अच्छा खासा वेल्थ है, उनको इससे एक्सक्लूड किया गया है। वैसी वुमेन जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। वैसी वुमेन जो इनकम टैक्स पे करती हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। और वैसे वुमेन्स की बात की गई है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं, रिसिपिएंट, दोज हु आर ऑलरेडी द रिसिपिएंट ऑफ सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट सपोर्ट,
जो लगभग 1500 रुपये पर मंथ उठा रही हैं उनको भी इससे ब्लॉक किया गया है। मतलब अगर ओवरऑल साल में 18,000 रुपये तक अगर वो उठा रही हैं तो इसमें मतलब वो रिसीव कर रही हैं तो इसको उनको इससे ब्लॉक करके रखा गया है, मतलब वो इसमें पार्ट नहीं ले सकती हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात हो रही है। ठीक है, 1 करोड़ वुमेन को एटलीस्ट इसको इसमें टारगेट किया गया है। जो की फीचर्स हैं स्कीम के, सीधी सी बात है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है और जो फाइनेंशियल स्कीम होगा वो ₹10,000 पर साल की बात की गई है। मतलब 10,000 रुपये पर साल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 सेगमेंट्स में, मतलब 2 इंस्टॉलेशंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 5,000 रुपया हर इंस्टॉलेशन पे दिया जाएगा। राखी पूर्णिमा अगस्त के समय में और इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8 को ये दोनों सेगमेंट दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा वो आपको राखी पूर्णिमा में दिया जाएगा अगस्त को, और सेकंड जो सेगमेंट होगा वो आपको इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8 को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 10,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा ओवर 1 करोड़ वुमेन स्पेशली इन ओडिशा। ठीक है, चलिए, जो मोड ऑफ पेमेंट होगा ना वो डायरेक्ट डिपॉजिट होगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा, आधार से इनेबल्ड होगा, और जो बैंक अकाउंट होगा उसमें कंडीशन है कि वो सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब वो जो बैंक अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ वही उसी वुमेन के द्वारा होल्ड किया जाएगा जो उसको रिसीव कर रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सुभद्रा डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा रेसिपिएंट को ताकि वो इस फंड को इजीली एक्सेस कर पाए। 60 लाख वुमेन ने अब तक रजिस्टर किया है टिल नाउ, और अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो भी क्वालिफाइड बेनिफिशियरीज हैं वो इसके अंदर कवर्ड होंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब स्कीम एक बढ़िया स्कीम है। देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं है फंड, बट 1 करोड़ को देना है तो फाइनेंशियल रेवेन्यू का भी एनालिसिस करना होगा हमें, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया जो 2 ट्राइब्स के बारे में, वो दोनों ट्राइब्स का नाम याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उड़ीसा के नए सीएम कौन बने वो, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जान लो, जो भूइयाँ ट्राइब है वो मेजरली कहाँ मिलते हैं। भूइयाँ जो हैं बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम में। ठीक है, जो 13 पीवीटीज़ हैं उड़ीसा के, 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो हैं उड़ीसा में, उसमें से एक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो लोकल ओडिया लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको जोंगा ट्राइब के बारे में बताया, वो भी 13 पीवीटीज़ के एम्बेट में आते हैं। देखो टोटल ट्राइब अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें ना, टोटल ट्राइबल ग्रुप तो वो टोटल 62 है, लेकिन उसमें से 13 जो है ना उन पे खास करके स्पेशल अटेंशन दिया गया है, जिनको कहते हैं हम लोग पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसमें से 13 जो हैं वो पीवीटीज़ हैं 62 ट्राइब्स में से। ये 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा स्टैटिक बताने की इसमें जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्रीसियोर स्कीम के बारे में। एग्रीकल्चरल सियोरिटी एग्रीसियोर स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट ने, श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो बने हैं, उन्होंने एग्रीसियोर स्कीम को लॉन्च किया है। लॉन्च कहाँ से किया? दिल्ली से किया। देखो अब यही आपको याद रखना है कि ये लॉन्च किन के द्वारा किया गया है, तो किया गया है आपको एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको मामा जी भी कहते हैं, और इनको ये लॉन्च किए हैं एग्रीसियोर स्कीम जो है उसको नई दिल्ली से किया है। ठीक है, अब देखो एग्रीसियोर स्कीम स्टैंड फॉर व्हाट? इट स्टैंड फॉर एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज। यह एक तरीके का बेसिक इनोवेटिव फंड है जो कि एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होगा कि वो किस तरीके से एग्रीकल्चरल के जो भी एग्रीकल्चर का अभी जो लैंडस्केप है एट प्रेजेंट में उसको चेंज करेगा, उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवोल्यूशनाइज करेगा, उसको नए ढंग से उसको ऐड करेगा। इसके लिए अगर हम लोग बात करें एग्रीसियोर में कि तो बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है कि वो इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर की बात करेगा, रूरल में मतलब रूरल एरियाज़ में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करेगा ऑन द बेस फ्रेम ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो ब्लेंडेड कैपिटल फंड बनाया गया है वो लगभग ₹750 करोड़ है। इसमें मदद कौन करेगा? सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 के एम्बिट में, और साथ साथ में ही बेसिक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा, इसको एआईएफ कहते हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और वो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ₹250 करोड़ का। नबार्ड जो है वो नबार्ड इज ₹2 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नबार्ड के साथ मिलकर 250 करोड़ का पे करेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे बैंक्स भी इन्वॉल्व होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना नबार्ड, सेबी, इस दोनों की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इस दोनों ये जो नबार्ड और सेबी है इसको रेगुलेट कौन करता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ, देखो मैंने जो लास्ट ईयर करंट अफेयर बताया ना पूरा का पूरा 1 साल, मात्र उसमें 8 से 9 घंटे की वीडियो होगी वो, और उसमें मैंने जितने स्टैटिक्स डाले उसमें नबार्ड को मैंने 3-4 बार बताया, सेबी को 3-4 बार बताया। अब एक ही बात को बार बार बता के कोई फायदा नहीं है, आप उसको जरूर एक बार सुन लेना।
अगर आप मानो तो अगर वो नेक्स्ट ईयर भी अगर आप पढ़ते हो ना करंट अफेयर, तो भी आपको वो वीडियो बेनिफिट देगा, क्योंकि उसमें मैंने इतने सारे स्टैटिक फैक्ट डाल रखे हैं। अब नबार्ड और सेबी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो उसको याद करके अपने नोट्स में रख के इसको याद रखने की, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये करना पड़ेगा, और अभी भी करोगे आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नबार्ड आएगा ही, माधवीपुरी बुच के बारे में आपको समझना ही पड़ेगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद कर रखे हो, तो मतलब लास्ट टाइम आप ढंग से नहीं पढ़े हो, ठीक है। चलिए, और अगर हम लोग एग्रीश्योर की बात करें तो एक ग्रेनेथन अवार्ड को इसके एम्बिट में लाया गया है। बेसिकली इसमें क्या कन्फर कर रहा है ये जो अवार्ड है, स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव स्टार्टअप्स होते हैं, टेक सेंट्रिक सॉल्यूशंस देते हैं। मतलब ऐसा हो कि मान लो राइस में कीड़े लग जा रहे हैं, या फिर एक छोटे से ड्वार्फ राइस का एक स्पेसीज होता है, अगर उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, या फिर मान लो फ्लड आया, केरल वाले रीजन में फ्लड आता है, या फिर टाइड्स आ गए, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो सी का वाटर होता है वो अंदर की तरफ आता है। अब आपको ये पता है कि सी का वाटर जो होता है सलाइन होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ साथ में सॉल्ट भी का कंपोनेंट भी ज़्यादा होता है। तो देखा गया कि जो जैसे हम लोग राइस है, तो वो ना मतलब झेल नहीं पा रहा है, वो उस सलाइन वाटर को झेल नहीं पा रहा है, या फिर पानी बहुत दिन तक लगा रह जा रहा है, तो पेड़ खराब हो जा रहा है, राइस का जो पौधा है वो खराब हो जा रहा है। उसको बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए गए, जो फिर आपको उसको मॉडिफिकेशन में किया गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की भी बात की गई। तो ऐसा कुछ मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है रेगुलरली, तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप्स का जो टेक्निकली बेस्ड कह सकते हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड कह सकते हो, उसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको बचाया जा सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि कॉटन का जो पेड़ होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा हेवी लॉस हो जाता है, बहुत हेवी लॉस है ये, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन तो छोड़ दीजिए, पिंक रिवोल्यूशन किस चीज़ के लिए लाया गया था, पिंक रिवोल्यूशन और येलो रिवोल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो एक जो सॉल्यूशंस है वो बेसिकली यही है कि फार्मर्स जो होंगे डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट एग्री वैल्यू चेन से जुड़े होंगे, जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन से जुड़े होंगे, उनको डिफरेंट मार्केटिंग का और बहुत सारे वैल्यू एडिटिव बेनिफिट्स दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेनेथन को लॉन्च किया गया था, मतलब जो अवार्ड्स उसको लॉन्च किया गया था 12 जुलाई 2024 को। कहाँ किया गया था? मुंबई में। और इसका जो ग्रैंड फिनाले था वो 10, देखो सीधी सी बात है, आखिर ऐसे कंपटीशन हैकाथॉन, ग्रेनेथॉन ऐसा क्यों कराया जाता है? देखो इसमें गवर्नमेंट का यही मोटिव होता है, ये एजेंडा होता है ना, कि हमको करना ये है कि डिफरेंट कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको उनकी पोटेंशियल क्या है वो पता चले गवर्नमेंट को। तो इसमें क्या होता है, जो अच्छे टेक प्लेयर्स हैं, आईटी सेक्टर जाइंट्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और नए इनोवेटिव चीज़ों को लेके आते हैं। नए इनोवेटिव चीज़ों को लेके आने से क्या होता है, सिंपल सा यही है कि इससे गवर्नमेंट उनको एक तरीके से वो करती है, कन्विंस करती है कि आप आओ, और उनको मोटिवेट करती है कि आप आओ, आप ऐसी चीज़ों को करो, ठीक है। जैसे देखो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत सारा सब्सिडी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? गवर्नमेंट यही चाह रही है कि इसको हम बढ़ावा दें, सब्सिडी दे रही है बहुत सारा उसमें। मतलब जो अगर आप उसको स्टार्टअप खोलते हो तो बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे आप इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हो। नॉमिनल फ़ी के साथ आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी भी देंगी और फिर एक्स्ट्रा लोन भी प्रोवाइड करेंगे विद वेरी लेस ROI, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो टॉप 3 स्टार्टअप्स थे, एक बार नाम जान लीजिएगा, वो है आपको ग्रीन सेपियो, फिर आपको क्रूसी कांति, एंड तीसरा है एम्ब्रोनोइक्स। मतलब ग्रीन सेपियो, क्रूसी कांति एंड एम्ब्रोनोइक्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो इनको एज ए विनर सेलेक्ट किया गया था, रनर अप्स एंड सेकंड रनर अप जो थे उनको टोटल 10 फाइनलिस्ट बने थे, 3 जो थे टॉपर्स थे, विनर्स थे। ये तीनों का नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हो गया 5 साल हमारे जल जीवन मिशन का, 5 साल फॉर जल जीवन मिशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। देखो अगर आप देखोगे ना तो धीरे धीरे क्या हो गया, लगभग 50-60% जो हमारा हाउस होल्ड है ना, वहाँ पे टैप वाटर पहुँच गया है। इवन बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भी अगर आप देखोगे तो आपको घर में टैप वाटर्स पहुँच रहे हैं। टैप वाटर्स पहुँच रहे हैं तो क्या होता है, देखो कहने को बहुत छोटी चीज़ लगती है कि टैप वाटर अभी पहुँचा, हम लोग इतने दिन निकल गए हैं, लेकिन टैप वाटर से क्या होता है, देखो यार, जैसे पानी लोग यूज़ करते हैं तो कहीं से कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं, तो ये पानी को सिर्फ और सिर्फ पानी की तरीके से मत देखो, इसको हेल्थ से भी ऐड करो। कंटामिनेशन, अब जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर उनकी कम्युनिटी बहुत लो इनकम करती है, तो अब उनको पानी कहीं से मिल रहा है, वो कहीं से भी लेके पी लेंगे, वो कहीं से भी लेके खाना बना लेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में ऐसा कोई एक दो गांव है जहाँ पे खाना सिर्फ एक टाइम बनता है। क्यों? क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो पा रहा है कि 60% जो फैमिलीज़ हैं या 60% जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर उनको टैप वाटर उनके घर तक मिल जा रहा है, तो ये तो बहुत ही मिराकुलस है, बहुत अच्छा है।
तो हाल में ही इंडिपेंडेंस डे 2024 में 5 साल हो गया जल जीवन मिशन का। ये जो जल जीवन मिशन है इसके बारे में मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें क्या था, 55 लीटर ऑफ वाटर, 55 लीटर्स ऑफ वाटर ईच पर्सन ईच डे। मतलब आपको, अगर आप इंडिविजुअल हो, 55 लीटर पानी आपको हर दिन मिलेगा। हर एक लाइवली हाउस होल्ड में हर एक इंडिविजुअल के लिए 55 लीटर पानी दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के थ्रू, ठीक। 2024 तक इसको एम रखा गया था। जल जीवन मिशन की बात करें, ये बेसिकली इसको ना एक ब्रांच समझ सकते हो आप, एज ए जन आंदोलन फॉर वाटर। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये हर लोगों की प्रायोरिटी है। हाँ, अब दूसरी बात समझते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के एम्बिट में आती है, अंदर में आती है। तो ये आती है जल शक्ति मिशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री के एम्बिट में, जल शक्ति मिनिस्ट्री के एम्बिट में। जल जीवन मिशन का एम क्या है, यह जो मिशन है वो इंश्योर करता है फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, कि जो वाटर सप्लाई सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो काम करेगा, और जहां पे नहीं है वहां हम पहुंचा देंगे। मतलब जो फंक्शनैलिटी होगा, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है, उसको हम लोग फंक्शनिंग करेंगे, अच्छे से काम करेगा वो ये एश्योर किया जाएगा। और साथ साथ में ही वाटर कनेक्शंस को पहुंचाया जाएगा जहां नहीं है, या फिर वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा, उसके टीडीएस को देखा जाएगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड को देखा जाएगा। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वाटर की जो टीडीएस लिमिट होती है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड लिमिट होती है, वो कितनी होती है। वाटर के अंदर जो सल्फर की लिमिट होती है वो कितनी होती है, ठीक है। पैथोजेंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, पैथोजेंस को किल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको जनरल साइंस और साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जरूर बताना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाटर के लिए। तो जो जल जीवन मिशन है उसमें कुछ है कि अभी एट टाइम की बात करें, जो इंस्पेक्शन हुआ, अगर हम लोग इसमें जब से ये इंसेप्शन हुआ है इसका, सिर्फ और सिर्फ 3.23 करोड़, दैट इज 70% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैड टैप वाटर कनेक्शंस, ठीक है। ये 17% ऑफ रूरल, अभी देखो मैंने आपको बोला कि 60% पहुंच गया है। तो देखो एक चीज़ होता है ना कि टैप वाटर कनेक्शंस फुली ऑपरेटेड, और एक होता है पानी पहुंचना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जल जीवन मिशन के एम्बिट में 3.23 करोड़ को ही अभी रजिस्टर किया गया है। लेकिन अब जो है सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। ये मैंने आपको यूनिसेफ का डाटा बताया था 60% के आसपास की। अब 60% हाउस होल्ड जो है इंडिया में, वो किसी गंदे पॉन्ड से या किसी स्टैग्नेट वाटर से यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो कि बहुत ही क्रूशल फैक्टर है हमारे हेल्थ से रिलेटेड, और हमारे अगर हम लोग चाहते हैं, अगर हम लोग न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी लाइफ को सस्टेन कराना चाहते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होना चाहते हैं, तो वाटर बहुत ही बड़ा प्राइम फैक्टर है। अगर आप दिल्ली वैली में रह रहे हो तो उसको थोड़ा सा समझ के ही यूज़ करना। अब हम लोग बात करें जो मिशन एम होता है, बेसिकली ये क्या किया है, 16 करोड़ एडिशनल हाउस होल्ड को भी ऐड किया है टैप वाटर में 2024 तक, और फंक्शनैलिटी को एश्योर किया है कि किस तरीके से वाटर सिस्टम होगा वो फंक्शनल होगा। 19 करोड़ फैमिलीज को डायरेक्टली बेनिफिट, अब सोच लो, मतलब कोई भी एक स्कीम आती है और 19 करोड़ फैमिली को डायरेक्टली बेनिफिट करती है, और वो भी रूरल फैमिलीज को, तो ये बहुत ही बड़ी स्कीम है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अगस्त 12 2024 तक, तो जल जीवन मिशन सक्सेसफुली कवर किया है टैप वाटर कनेक्शंस को 11.82 करोड़ एडिशनल रूरल हाउस होल्ड में, जिससे टोटल कवरेज हो गया 15.07 करोड़ हाउस होल्ड में, जो कि लगभग 77.98% अकाउंट करता है ऑल रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। दैट्स वेरी अमेजिंग। आप देखो 77.98% जो टोटल रूरल हाउस होल्ड है इंडिया में, उसको टैप वाटर अकाउंट हो गया। 60% ओवरऑल होगा, नो डाउट, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगस्त 15 2019। इसकी डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 5 साल हुआ है अभी। तो जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगस्त 15 2019 में। इसका मेन एम्बिशन था, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस गोल था कि ये टैप वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे। देखो अभी हम लोग 21वीं सेंचुरी में हैं, और अगर हमें टैप वाटर नहीं मिल रहा है, मतलब ये सोचो कि हमारा कितना, मतलब हम लोग कितने पीछे हैं, ठीक है। तो जल जीवन मिशन ब्रॉडली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, FHTC पहले ही बता चुका हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन फंडिंग पैटर्न आपको पता होगा, फंडिंग शेयरिंग पैटर्न होगा सेंटर स्टेट के बीच में 90:10। मैंने आपको सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में कम से कम नहीं भी तो 20 बार बताया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सेंट्रली सेक्टर स्कीम से क्या आप समझते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें फंडिंग की बात करें जल जीवन मिशन में, तो 90:10 होगा, मतलब 90 सेंटर देगा और 10 जो होगा वो स्टेट देगा। कौन सा स्टेट देगा 10%? वो 10% जो होगा वो वैसे स्टेट्स होंगे जो हिमालयन रीजन वाले स्टेट्स होंगे, या फिर
प्लस नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट होंगे, ये होगा 90:10। और अदर स्टेट अदर देन हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो स्टेट्स होते हैं वो 50:50 देंगे, मतलब 50% सेंट्रल देंगे और 50% स्टेट देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया। फंडिंग पैटर्न तो बेसिक है, समझ में भी आना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होता है ना कि ये जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होगा जल जीवन मिशन का, इसमें बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे और फिर सोशल एंड हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हेल्प करेंगे, इसमें टीचर्स भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो 21-22 के बजट में जल जीवन मिशन अर्बन को अनाउंस किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ के अंदर में। तो बेसिकली ये अर्बन की बात की जा रही है, 21-22 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। और अगर हम लोग अर्बन जल जीवन मिशन की बात करें तो ये एक यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करता है, जिसमें आपको हाउस होल्ड्स में फंक्शनल टैप्स मिलेंगे, स्टैट्यूटरी टाउन्स में, साथ साथ में ही SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 6वां है, 6th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो भी ये श्योर करेगा पानी के लिए, ये पानी से रिलेटेड है। अब देखो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने बहुत बार बताया आपको, उसको आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया तो आप क्या सुन के आगे बढ़ गए, वैसा नहीं करना होता। एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिख लो, तो जो सारी की सारी 17th है, मैंने 17th पे एक वीडियो बना रखा है, 10 मिनट की वीडियो है, उसको भी देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे वन नेशन वन लोकेशन के बारे में। वन नेशन वन लोकेशन के बारे में देखो, बहुत ही ये है एक बहुत ही कहते हैं एम्बिशियस प्रोजेक्ट कह सकते हो इसको। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंस किया है कि वो सारे के सारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं ना, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोपवेज को भी इंक्लूड किया गया है। हाल में ही रोप में क्या हुआ था, रोपवेज में एक एक्सीडेंट भी हुआ था। ठीक है, तो रोपवेज में अगर देखा जाए तो रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, रोपवेज को इंक्लूड नहीं करेगा। आप समझोगे रोपवेज हो सकता है क्या, नहीं होगा। रोपवेज कोई वे ऑफ मीडियम थोड़ी है, होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ के जाओगे तो कर लोगे, नहीं करके जाओगे तो नहीं कर पाओगे, तो यही वाली बात है। तो इसको ना टोटली को सेंट्रलाइज करने की बात किया जा रहा है। मतलब क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जो बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, रोपवेज हो, इसको इंक्लूड किया जाएगा एक में, और इसको एक तरीके से सेंट्रलाइज किया जाएगा। जो 87% ऑफ टोटल पैसेंजर ट्रैफिक है ना, वो मूव कर जाएगा रोड से हमारे, वो मूव करेगा वाया रोड से हमारे कंट्री में। ठीक है, 2 पायलट हब्स को क्रिएट किया गया है। एक पायलट मतलब तो इनिशिएशन, तो इसमें देखा जाए तो एक पहला तो आपको है कटरा से तिरुपति, ये फर्स्ट है, और दूसरा है आपको वाराणसी से नागपुर। किसके थ्रू, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जो NHLM है, एक सब्सिडियरी है नाई की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसके एम्बिट में। ठीक है, तो ये था हमारा वन नेशन वन लोकेशन। इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, आपको स्टैटिक में एक चीज़ बता सकते हैं NHAI के बारे में, लेकिन NHAI के बारे में मैंने 10 बार बताया है, इसलिए मैं कहता हूँ कनेक्टिविटी लिंक को हमेशा रखो। मैं आप पे ये छोड़ता हूँ, देखो मैं हर चीज़ को मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप स्टैटिक पोर्शन ये होगा। एग्जाम में आपको NHAI से क्वेश्चन बन सकता है। NHAI को फाउंड कब किया गया था, NHAI किसके अंदर में काम करती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो आपको ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये सब चीज़ें आप जो ऑलरेडी बताया हुआ है उसको ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं लिख के रखो, तभी बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के बारे में। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के बारे में, तो यार आखिर ऑल ऑफ ए सडन हमें फॉरेंसिक की इतने ज़्यादा डिबेट की बारे ज़रूरत क्यों पड़ गई। मतलब एकाएक हम लोगों ने फॉरेंसिक पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो नए क्रिमिनल लॉ आए हैं, ठीक है, तो जो नए क्रिमिनल्स लॉ आए हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस को एक्टिवेट कर दिए। फॉरेंसिक साइंस को एक्टिवेट करने का मेरा मतलब यही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि अब डिजिटल एविडेंसेस को भी गवर्नमेंट कंसिडर करेगी, कोर्ट्स कंसिडर करेंगे। तो डिजिटल एविडेंसेस को कोर्ट कंसिडर करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग हैंड किसका होगा, फॉरेंसिक साइंस का होगा। ठीक है, तो ये जो फॉरेंसिक साइंस है, एंड विद द इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज, ये मैंडेट कर दिया कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है ना, किसी भी ऑफेंसेस के लिए जिसमें अगर लगभग 7 साल का आपको अगर पनिशमेंट मिला है या 7 साल से ज़्यादा, मिनिमम लिमिट इज 7 ईयर, तो वैसा मतलब मिनिमम लिमिट 7 ईयर है, मतलब 7 साल या 7 साल से ज़्यादा अगर आपका कोई ऑफेंसेस है जिसमें आपको पनिशमेंट इन्वॉल्व है जहाँ पे, तो वहाँ पे मैंडेटरी यू नीड टू गो फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इससे क्या हुआ भाई, अब 7 साल से ज़्यादा का कोई किसी को मिला है पनिशमेंट, तो इससे क्या होगा, फॉरेंसिक वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ये मैंडेटरी कर दिया ना आपने,
तो पहले क्या होता था, पहले कोर्ट्स कहते थे कि हाँ इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट बना के मुझे दो। अब क्या हो रहा है, पुलिस क्या कहती थी मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब आपको कंपलसरीली करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, वर्कलोड बढ़ गया फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में हमारा, ठीक है। तो अब वर्कलोड बढ़ गया तो हाई क्वालिटी ट्रेंड फॉरेंसिक प्रोफेशनल हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें हाई क्वालिटी ट्रेंड प्रोफेशनल हमें चाहिए तो हमें एक एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो आया है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक स्टैटिक बताता हूँ न्यू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। देखो बहुत आया है, इस बार एग्जाम में आने वाला है। जो नया क्रिमिनल लॉज है हमारे इंडिया में वो आपको 1 जुलाई 2024 से इनेक्ट हो चुका है। तो अब ये चल चुका है। अब पुराने वाले जो IPC CRPC हैं उसको अब डाल दो डस्टबिन में। ये जो लॉज हैं वो रिप्लेस करेंगे। देखो कॉलोनियल लॉज जो थे, देखो जो ब्रिटिश था ना, वो अगर कोई लॉ बना रहा है तो वो खुद को ध्यान में रख के बना रहा है, ना कि वो अब हम और आप तो उसके सिटीजन थे नहीं, हम और आप तो एक तरीके से हम लोग उनके स्लेव्स थे, ठीक है। अगर स्लेव्स वर्ड्स आपको अच्छा ना लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो स्लेव्स तो हम लोग थे, क्योंकि वो क्या करते थे, हमें अगर एजुकेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमें इसलिए एजुकेट करते थे ताकि हम उनका ऑफिस देख सकें। जो थोड़े मोड़े अगर उनको इंग्लिश एजुकेशन सिखाया जाता था या फिर कुछ चीज़ों को बताया जाता था तो वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करते थे। आपको क्या लगता है 1853 में जो डलहौजी या रेलवेज लेके आया, क्या वो अपने लिए लेके आया, हमारे लिए लेके आया कि हम चलेंगे और दिल्ली से पटना जाएंगे, पटना से भुवनेश्वर जाएंगे? ऐसा नहीं है, वो खुद के लिए लाया। क्योंकि हम एक तो सबसे पहली बात तो होती है जो हमारा जो वेल्थ का ड्रेन था, ड्रेनिंग ऑफ द वेल्थ, दैट इज़ रॉ मटेरियल हम तुमसे लेंगे भाई, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत मिलता है। लेकिन हाँ रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन हम लोग उसको फिनिश्ड गुड में आपके यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम फिनिश्ड गुड को ही तैयार कर दें आपके जगह पे तो उससे क्या होगा, हमें तो लॉस नहीं होगा। मतलब आपके जो ट्रेडर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, वो बढ़ जाएंगे, उनको समझ में अगर ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हम क्या करेंगे, आपके फिनिश्ड गुड को, आपके रॉ मटेरियल को उठा करके ले जाएंगे मैनचेस्टर ले जाके कपड़े बनवाएंगे, वहाँ से लाके फिर हम आपके ही मार्केट में बेचेंगे, समझ रहे हो। और ले जाते वक्त हम टैरिफ रखेंगे 0, और जब आप उसको लेके आना चाहोगे बेचने के लिए तो हम उस पर टैरिफ रखेंगे 100, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ है, आप इसको जरूर पढ़ना दादा भाई नेहरू की, मतलब अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा था, ठीक है। आर्काइव्स में मिल जाएंगे आपको ये सब आर्टिकल पढ़ते रहना चाहिए। तो जो न्यू क्रिमिनल लॉज है इसमें इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर CRPC को रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS से, इंडियन एविडेंस एक्ट 1860 वाला, इसको रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल, थोड़ा सा और स्टैटिक कर लेते हैं इसमें क्योंकि ज़रूरी है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है ये वर्ल्ड की पहली ओनली यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक साइंस पे डेडिकेटेड है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तौर पे, गुजरात यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तौर पे 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था, और इसको बाद में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया 2020 में। और याद रखिएगा ये चीज़ कि ये इंडिया का है और ये वर्ल्ड का पहला है, ठीक है। इसमें फिंगरप्रिंट, DNA, फॉरेंसिक एनालिसिस और फिर ये सब चीज़ों का एनालिसिस होता है। एंथ्रोपोलॉजी के तौर पे भी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स के भी कर सकते हैं, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो ये हो गया हमारा। हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट पे। देखिए यूनियन कैबिनेट ने चेयर किया एक मीटिंग, PM नरेंद्र मोदी जी उसमें इन्वॉल्व थे, और इन्होंने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और वो स्कीम क्या होगा, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। यह जो स्कीम है वो अप्रूव करता है टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹2000, मतलब नाम अब डिजिट याद ना रहे चलेगा, लेकिन 2200 करोड़ याद रखना, मतलब हाँ याद रहना चाहिए कि इतना के आसपास है, 2254 करोड़। ये दिया जाएगा आपको 24-25 से लेकर के 28-29 तक। तो 24-25 से 28-29 मतलब 4 साल के बीच में आपको ये दिया जाएगा। यह जो स्कीम होगा बेसिकली यही एम करेगा वो किस तरीके से फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस किया जाए कंट्री में, ऑफ कैंपस लेबोरेटरीज को बनाया जाए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बनाया जाए 28 स्टेट्स में, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और यूटीज़ में। जो कैबिनेट है वो अप्रूव कर दी है कुछ कंपोनेंट्स को इस स्कीम के एम्बेड में। एक तो आपको कैंपस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कंट्री में बनेगी, साथ साथ में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भी हमारे कंट्री में बनेगी। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली कैंपस जो NFSU है गुजरात वाला, उसका दिल्ली कैंपस भी बनेगा। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2009 में बना था, फिर उसके बाद इसको किस तरीके से NFSU जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये इसके बारे में पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी था 2009 में स्टार्ट किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला एंड ओनली यूनिवर्सिटी है जो डेडिकेटेड है फॉरेंसिक साइंस के लिए, ठीक है। और इसको 11 फरवरी 2009 से स्टार्ट किया गया था गांधीनगर गुजरात में, और अपॉइंट किया था डॉक्टर JM व्यास को फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ठीक है। चलिए
1 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल लेवल पे लेके गए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट के एम्बेड में, और साथ साथ में ही जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसको एक नेशनल इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दिया गया था, ये आपको पता ही है। चलिए बात करते हैं, जीआई टैग मिला है मजूली मास्क को। मजूली मास्क आता है तो मजूली आइलैंड तो दिमाग में आया ही होगा, ठीक है। तो अगर मजूली आइलैंड की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक में, और स्टैटिक में क्वेश्चन बनेंगे तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे फॉर मजूली आइलैंड। देखो, मजूली या इसको फिर मजोली आइलैंड भी कह सकते हैं, ये एक रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। मैंने इंडियन ज्योग्राफी में ब्रह्मपुत्रा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से देख सकते हो। घटना चक्र की भी पूरी बुक ऑलरेडी फिनिश्ड है, असम में है। और ये जो आइलैंड है ना, ये फर्स्ट आइलैंड बना, फर्स्ट एक ऐसा आइलैंड बना जिसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, है ना, फैसिनेटिंग। 2016 में इसके साथ ऐसा किया गया। मजूली का मतलब क्या होता है? मजूली का मतलब होता है, मौजूली का नहीं समझिएगा, मजूली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मजूली का मतलब होता है वैसे आइलैंड्स, वर्ल्ड वैसा लैंड जो दो पैरेलल रिवर्स के बीच में है। दो पैरेलल रिवर्स के बीच के लैंड को मजूली कहते हैं। इसको आप दोआब भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन ये जो लोकल लैंग्वेज में है इसको मजूली कहते हैं। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है एज पर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये सिचुएटेड है आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर असम के पास। अगर इसकी हम लोग इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें तो ये लगभग 352 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आइलैंड है वो फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द साउथ, एंड एक और है, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है खेरकूटिया, ठीक है। एक ब्रांच है ब्रह्मपुत्रा की, खेरकूटिया, जूटी कहते हैं, खेरकूटिया समझिएगा, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और ये जो रिवर है बाद में ज्वाइन होती है सुबनसिरी रिवर पे। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सुबनसिरी, धनसिरी किस तरीके से, कहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है और किस उसको तिब्बत में क्या कहते हैं, और देन वो कहाँ पे इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम में, अरुणाचल प्रदेश में, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं। फिर वहाँ से इंटर करने के बाद सुबनसिरी, धनसिरी, बहुत सारे जो उसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलती हैं, और फाइनली वो बांग्लादेश में फॉल करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर रखा है। तो ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड के बारे में और बात करें तो आपको पता ही है, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, दो पैरेलल रिवर्स के बीच में है। अब देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे फ्लड्स आते हैं इस रीजन में, सिंगल हॉर्न राइनो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है इससे, और बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो मजूली है ना, उसको 2004 से, मतलब मजूली आइलैंड को 2004 से यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में नॉमिनेशंस के लिए डाला गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट पे, ठीक है। और ये जो आइलैंड है मोस्टली फ्लड्स के कारण ही ये सब क्रिएट होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ ट्राइबल एथनिसिटी की, तो कुछ ट्राइबल जो लोग हैं वो बहुत सारे डिफरेंट ट्राइबल एथनिसिटी से मिक्सड हैं, जैसे मिसिंग हो गया, द्योरीज हो गया, अहोम तो रिवोल्ट भी था, और साथ साथ में सोनोवाल भी हो गया, ये सब कुछ है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो कुछ मजूली आइलैंड के बारे में अगर बात चला है तो आपको पता ही होगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ बता देना कि कल्चरल कैपिटल ऑफ असम किसको कहते हैं। कल्चरल कैपिटल कहने का मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे रास पूर्णिमा, पालनाम, जैसे अलियंग लियांग फेस्टिवल। सारे फेस्टिवल का नाम याद रखना जरूरत नहीं है, अगर अनलेस एंड अनटिल आप असम पीसीएस नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। अगर हम लोग इकोलॉजिकल वे से बात करें मजूली आइलैंड की, तो एक हॉट स्पॉट है फ्लोरा एंड फौना का। बहुत सारे रेयर इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज इस पर इंक्लूडेड हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। इस बर्ड्स में आपको बहुत सारे पेलिकन दिखने मिलेंगे, साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलेंगे, ये सारे यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा खासियत क्या है पता है इस आइलैंड का, ये ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री, जो कि एक रेयर चीज़ हो गया है ना इंडिया में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कंप्लीट सेकंड ऑर्गेनिक स्टेट कौन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें ये लोग क्या किए हैं कि जीआई टैग मिला है मजूली मास्क को। मार्च 4, 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होती है मजूली मास्क को दिया है। मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को भी मिला है ये। मैंने आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, बहुत ही डिटेल्ड वे में। इसमें जितने प्रोविजंस होते हैं, जिसमें जितने भी ज़्यादा उसमें कुछ
प्रोडक्ट्स कैसे लिए आते हैं, फिर अगर आप उसको जीआई टैग दे देते हो तो आप उसको उस नेम से कहीं और सेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली यही है कि जो जीआई टैग होता है वो एक साइन है जो कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स पे दिया आता है, जिससे ये पता चलता है कि वो स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करता है। वो जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करता है। ये जो जीआई टैग है ये इंश्योर करता है कि वो जो प्लेस होगा, वो जो लोकेशन होगा, वो जो जियोग्राफी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड यूजर्स जो होंगे वही उस जोग्राफिकल टेरिटरी में उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के नेम से उसको सेल कर सकते हो। खासकर नेम जरूर याद रखना, ठीक है। तो सिंपल सा काम है कि एक तो सबसे ज़्यादा कि उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, दूसरा चीज़ क्या हुआ, उस प्रोडक्ट को कॉपी करने से या फिर उसको इमिटेट करने से भी आप बच जाओगे, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन होता है जीआई टैग का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का, वो 10 साल तक होता है। और अगर हम लोग बात करें जीआई टैग किसके द्वारा ओवरसी किया जाता है, तो ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अंडर विच मिनिस्ट्री, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप मुझे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और अगर आपके आसपास में कोई जीआई टैग आपके स्टेट को मिला है तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में, और ये ज़रूर बताना, ठीक है। और भी चलिए, इसमें एक टर्म होता है ट्रिप्स, WTO का एग्रीमेंट था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये इसके एम्बिट में भी थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। देखो अब WTO ने बना दिया ट्रिप्स, अब आप कुछ और कर रहे हो इंटरनल स्टेट में, तो अगर उससे किसी चीज़, मान लो अगर मैंने किसी चीज़ को जीआई टैग दे दिया और उसका सेल अगर हम आउटसाइड या कहीं किसी चीज़ से हैम्पर होता है, तो वो ट्रिप्स और ट्रिम्स के भी रूल्स को थोड़ा सा वायलेट करेगा। लेकिन जो IPR, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, उसको इस तरीके से मैनेज करके हम जीआई टैग को सामने लाते हैं। आपको पता है बहुत सारा जीआई टैग, अभी लगभग 17 जीआई टैग को मिला था, फिर असम में बहुत सारा मिला था। तो ये ध्यान रखिएगा, जीआई टैग्स बहुत चीज़ों को मिलता है, आप जिस स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उस जीआई टैग्स को देखते रहना। मजूली मास की बात कर लेते हैं। जो रूट होता है मजूली मास का, वो सिचुएटेड है आपको रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजूली इन असम। अभी जस्ट हम लोगों ने मजूली के बारे में पढ़ा। यह जो रिवर आइलैंड है, इसको हम लोग वर्ल्ड इज़ वेल नोन इन वर्ल्ड एज अ सीट ऑफ असम न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन। मतलब एक तरीके से वैष्णवाइट, जो नया न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन है असम का, उसको भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। मजूली मास्क जो है वो हैंडमेड मास्क होता है, ऑब्वियसली हैंडमेड ही होगा। ये ट्रेडिशनल होता है, इसको बेसिकली यूज टू डेफिसिट कैरेक्टर इन बेहोनस और थिएटर परफॉर्मेंस के लिए होता है। देखो आप देखना, वैसे मास्क होंगे जिसको आप थिएटर में यूज़ कर सकते हो, थिएटर परफॉर्मेंस दे सकते हो, डिवोशनल मैसेज अगर आप देना चाहते हो उसको पहन के नाटक में भाग ले सकते हो, ठीक है। और खासकर ये वैष्णवाइट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग की बात कर लें तो ये एक फॉर्म ऑफ पेंटिंग है। इसको ओरिजिनेट किया गया था 16th सेंचुरी में, डन ऑन सेंचिपेट, और इसको कह सकते हो आप मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसको बनाया गया था बार्क ऑफ दी सांची और अगर ट्री होता है, अगर ट्री आपने सुना होगा, उस पर बनता है। और ये बेसिकली होममेड इंक से बनता है। सोचो कितना ज़्यादा नेचुरल है ना, और कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो इसको हम लोग ऐसे ही प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलना चाहिए। जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल होता है इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का, वो कहते हैं कि वो आपको अध्यादशमा ऑफ भागवत पुराण में मेंशन है इन असमीज में, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और किनके द्वारा, तो ये किया गया श्रीमंता शंकर देव के द्वारा। ये जो पेंटिंग्स हैं वो आपको बेसिकली अहोम किंग्स को पैटर्नाइज करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब VVI है ये, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं PM जनमान के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ट्राइबल्स की बात आती है वहाँ थोड़ा सचेत हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। जहाँ वुमेंस की बात आती है वहाँ पे एक्टिव हो जाओ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इनिशिएट किया है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को IEC कहते हैं। यह एक कैंपेन है फॉर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। याद रखिएगा, ये आपको एज कंप्लीट इसका जो होता है ना फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, इसको आपको याद होना ही चाहिए। अगर हम लोग बात करें, इसका जो कैंपेन है ये स्टार्ट कब हुआ था, दिसंबर 25, 2023 ऑनवर्ड से ये जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया था विद एम टू रीच, हम लोग कैसे, जो 22,000 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, PVTs हैं, ठीक है, PVTs जो हैं इतने सारे 22,000, उस तक हम कैसे पहुँचेंगे, उन तक हमको जो पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे। मेजरली उनका जो ट्राइबल हैबिटेशंस है, उनकी जो फैमिलीज है जो 200 डिस्ट्रिक्ट में फैली हैं, उनके बारे में भी किस तरीके से हम उन तक पहुँच पाएँ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था PM जनमान ऑन जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो मैंने इस पे कम से कम 10 मिनट बोला था, और अगर आप उस वीडियो को देख के नोट्स नहीं बनाए होगे तो फिर क्या फ़ायदा उसको पढ़ाने का, या फिर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो प्रधानमंत्री
जनमान ऑन जनजातीय गौरव दिवस नवंबर 15 2023 को ये इन्होंने अनाउंस किया था फ्रॉम द खुंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत। अब देखो, अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, तो इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ना लगभग 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, 8.6%। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं अमॉन्ग द ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब वो ख़त्म, मतलब जैसे मान लो कोई एक ट्राइबल ग्रुप है जो कुछ लैंग्वेज बोलती है, और अगर उसमें बची खुची मुश्किल से 15 से 20 लोग बचे हैं जो उसी लैंग्वेज को सिर्फ उतने ही लोग बोल रहे हैं, तो वो वल्नरेबल है ना, वो तो अब कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा गया और बहुत सारे डेवलपमेंट को इसमें ऐड किया गया। बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स में, इसी फैक्टर की वजह से ज़्यादा डेवलप्ड और असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो मेजर चंक्स ऑफ, अब जैसे मान लो कि कुछ चीज़ हो रहा है, 4 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उसमें से एक वीक है, 3 जो है वो स्ट्रांग है, वो तीनों क्या करेंगे, कुछ भी चीज़ मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे, उसको वो साइडलाइन कर देंगे। तो इससे बचने के लिए कुछ फंड्स होते हैं वो स्पेशली पीवीटीज़ के लिए तैयार किया जाता है। अब आपसे कम क्वेश्चन क्या पूछेगा, पीवीटीज़ न्यूज़ में था, ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ा, ठीक है, पूछेगा कौन सी कमीशन को क्रिएट किया गया था फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बारे में, तो ये थे आपको देवार कमीशन, ये 1973 में लाया था। अब चलिए, मैंने आपको बता दिया देवार कमीशन, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हमेशा सीबीआई पे सवाल उठता है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ जो, उस पर भी सीबीआई आई। 1963 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कौन सी कमेटी आई थी, याद रखिएगा, कौन सी कमेटी आता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। और ये किसके एम्बिट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के एम्बिट में आता है। यह एक नॉन स्टेटरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे तौर पे चलता था। अब आप मुझे बताना, मैं आपसे जो पूछा हूँ, कौन सी कमेटी ने सीबीआई को सेट किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ देवार कमेटी कमीशन मैंने आपको बता दिया कि ये पीवीटीज़ को सेट करते हैं, मतलब पीवीटीज़ को के बारे में ये क्रिएट करते हैं। ये पीटीजीज़ को पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स को एक सेपरेट कैटेगरी में डालते हैं जो कि बहुत ही लेस डेवलप्ड है अमॉन्ग द ट्राइबल ग्रुप्स। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीज़ के नाम पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बारे में इतना ही जानो। वैसे हिस्टोरिकल अगर हम लोग जानेंगे तो 1975 की अगर बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज ए सेपरेट कैटेगरी। उसमें उन्होंने 52 ग्रुप्स को ऐसे नेम दिया। उसके बाद 1993 में एडिशनल 23 ग्रुप्स को ऐड किया गया। देखो, अब देखो, जैसे वीवीपैट आया तो मुझे ईवीएम बताना था, तो मैं कैसे बताया, मैंने एक छोटा सा स्निपेट बनाया था जिस पे मैंने ईवीएम को 2004 केरल में स्टार्ट हुआ, फिर किस तरीके से 2004 हुआ, फिर 2019 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वक्त क्या हुआ, फिर वीवीपैट में क्या हुआ, फिर अभी क्या हो रहा है। एक छोटा सा लाइन बनता है 3-4 स्टेप का, उसमें पूरा का पूरा चीज़ आ गया। अगर आपको मैं पीवीटीज़ की बात करूंगा तो देवार कमीशन 1973 लिखेंगे, फिर 75 लिखेंगे, फिर 93 लिखेंगे, 2024 लिखेंगे, बात खत्म। अब तक 75 लिस्टेड हैं, वो लिखेंगे। इतना ही करना होता है याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पीएम जनमान हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। देखो, बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आई हैव, लेकिन उसके साथ मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा, खत्म कर दूंगा। परेशान मत होना, पीडीएफ मांग रहे हो पीडीएफ मत मांगना, पीडीएफ बहुत जगह अवेलेबल है, खरीद लो बुक्स, बहुत ही सस्ता है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स हो गया, नेशनल ऑलरेडी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ होगा, इंडाइसेस, ये सब एक एक पॉइंट खत्म करेंगे। साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट जो पोर्शन होगा वो एक्सेप्शनल होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट जो होगा वो एक्सेप्शनल होगा, वो मेरा थोड़ा सा अच्छा पोर्शन है। पॉलिटी भी हम अच्छे से कर सकते हैं, वो भी बता देंगे। जो भी होगा इसमें मैं टोटल करूँगा। स्पोर्ट्स ये सब के वक्त में मैं थोड़ा सा वो ढीला पड़ जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता वो स्पोर्ट्स, मतलब जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं, रटने वाली। तो ये हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर करो। टाइम ज़्यादा है तो आपके पास भी टाइम ज़्यादा है, परेशान मत हो। एग्जाम तो हर एग्जाम शिफ्ट हो रहा है, आपको पता ही है। आप बहुत अच्छे से पढ़ो, एक छोटी सी पतली कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, उसको यूज़ करो। ठीक है, तो थैंक यू।